नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान से बुरी खबर आई है। पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जेल में मारने की साजिश की जा रही है। इमरान खान के बहन अलीमा खान ने खुलासा किया कि इमरान की बेल पिटीशन पर सुनवाई को जानबूझकर टाला जा रहा है। इमरान को जेल में आम कैदियों को मिलने वाली सहूलियतें भी नहीं दी जा रही हैं। परिवार वालों को इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा। उनके वकीलों की जेल में एंट्री बैन कर दी गई है। इमरान की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान आज रावलपिंडी की अडयाला जेल गई थी, लेकिन उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया गया। अलीमा खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लागू कर दिया है। जुडिशरी पूरी तरह सरकार और फौज के इशारे पर काम कर रही है। इमरान खान को आइसोलेट करके उन्हें पॉलिटिकली पूरी तरह खत्म करने की साजिश की जा रही है। इमरान को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। अदालत के आदेश पर इमरान खान की सेल में पंखा लगाया गया, कूलर लगाया गया, लेकिन पावर सप्लाई काट दी गई। न वकील इमरान से मिल सकते हैं, न डॉक्टर्स। कब कौन सी बुरी खबर आ जाए कोई नहीं कह सकता। मतलब यह कि इमरान खान की जान को खतरा है। अब सवाल है कि जनरल मुनीर इमरान खान को खत्म क्यों करना चाहते हैं? शहबाज शरीफ को इससे क्या फायदा होगा? पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान से इतना डरती क्यों है? ये समझने की कोशिश करेंगे आज की बात में, लेकिन पहले आपको सुनाता हूं इमरान खान की बहन ने आज क्या बड़ा खुलासा किया। रावलपिंडी की अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा, पाकिस्तान में इस वक्त अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा हुआ है और इमरान खान को जेल के भीतर ही तड़पा तड़पा कर मारने की साजिश रची जा रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इमरान खान को पॉलिटिकली फिनिश करने में जुटे हुए हैं। इसीलिए जेल में इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है। डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स को इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा। अलीमा ने कहा कि इमरान खान को अडयाला जेल के एक मामूली सेल में रखा गया है, जहां उन्हें कूलर जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं दी जा रही। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। पहले पार्टी के लीडर और वकीलों को उनसे जेल में मिलने की परमिशन मिली हुई थी, लेकिन अब इमरान से कोई नहीं मिल सकता। सबकी एंट्री बैन कर दी गई है। अलीमा खान ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि इमरान खान के बारे में कोई खबर बाहर ना आए, जिससे धीरे धीरे लोग इमरान खान को भूल जाएं और उन्हें राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। सीधी सी बात है, इमरान खान कह चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ है, तो ये फिर सियासत करने का ड्रामा किस लिए कर रहे हैं? ये तो सियासत का ड्रामा है। अगर ये मार्शल लॉ तो लग चुका है, तो आप सारे अगर खड़े रहेंगे, अगर अपनी जुडिशरी को नीचे दफन होने देंगे, तो इमरान खान को इंसाफ कहां से मिलेगा? इमरान खान की सारी लीगल मीटिंग्स खत्म कर दी गई हैं। जो उनको उनके बच्चों से 8-9 महीने हो गए बात नहीं कराई गई, तो आप क्या ये आइसोलेशन नहीं है? डॉक्टर्स को इजाजत नहीं दे रहे मुलाकात करने की। हमारी फैमिली में से डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर नौनी रियाजी को सिर्फ इजाजत है जाने की, और ये भी अगर हम यहाँ बहुत जद्दोजहद करें तो फिर तो इमरान खान को तो कोई मिल ही नहीं सकता है। एक सेकंड, इमरान खान आइसोलेट हो चुके हैं। आइसोलेशन ये कि उनके सारे हकूक ले लिए गए हैं, जो नाजायज चीज है। और कोई अगर हम नहीं बोलेंगे और नहीं खड़े होंगे तो आप इमरान खान को भूल जाएं, वो बिल्कुल ही बंद कर देंगे। अलीमा खान के साथ उनकी 2 और बहनें भी इमरान खान से मिलने रावलपिंडी की जेल गई थी। इमरान की एक और बहन उज़मा खान ने मीडिया से अपील की कि वो इमरान खान पर फौज के जुल्मों को एक्सपोज करें, तभी इमरान खान को बचाया जा सकता है। आप लोगों को भी बोलना चाहिए कि आइसोलेटेड है। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं कि आइसोलेटेड है जैसे पता ही नहीं किसी को। आप लोगों को भी इस चीज को बोले ना, इस चीज पे कि कैसे मुलाकात कराने नहीं देते, एक बहन को रोकते हैं और फिर जो हमें चला के यहाँ लेके, आप इस चीज पे बोल रहे हैं। आप तो ऐसे पूछे आइसोलेटेड कि इमरान खान तो पता ही नहीं आपको। इमरान खान को 2018 में फौज ने ही प्राइम मिनिस्टर बनाया था, लेकिन
उनके बुरे दिन 2022 में उस वक्त शुरू हुए जब उस टाइम के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इमरान खान की खटपट हो गई और फिर फौज की मदद से इमरान की सरकार गिरा दी गई। इसके बाद जब 9 मई 2022 को इमरान खान को कोर्ट में पेशी से ठीक पहले अरेस्ट किया गया तो उनके समर्थकों ने पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर समेत पूरे मुल्क में फौजी ठिकानों को, कैंट एरियाज को टारगेट किया, जनरल्स के घरों पर हमले किए गए। उसके बाद से ही इमरान खान के बुरे दिन शुरू हो गए। हालांकि उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बेल दे दी थी, लेकिन मई 2023 में इमरान खान पर करप्शन, घूसखोरी, फौज के खिलाफ बगावत भड़काने, कानून तोड़ने और सरकारी कर्मचारियों के काम में खलल डालने जैसे करीब 200 मुकदमे लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान के ऊपर पंजाब और सिंध से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में केस रजिस्टर्ड हैं और कई मामलों में लोअर कोर्ट से बेल मिलने के बाद ऊपरी अदालत इमरान खान की जमानत पर रोक लगा देती है। एक केस में बेल होती है तो दूसरे में अरेस्ट कर लिया जाता है। आज इमरान खान की सिस्टर ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की जुडिशरी भी फौज के इशारे पर चल रही है, इसीलिए इमरान खान को जमानत नहीं मिल रही। अलीमा खान ने कहा इमरान के ऊपर थोपे गए ज्यादातर केस फर्जी हैं और उनको तुरंत बेल मिल सकती है, लेकिन जजेस भी बेल पिटीशन पर सुनवाई नहीं करते क्योंकि फौज ने इमरान खान को जेल में रखे रहने का हुक्म दिया है। आपको पता है कि वो इमरान खान का केस लगा ही नहीं रहे। वो जो जज है डोगर साहब, मैं आज अपनी कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। उनकी सर्विसेज के लिए इमरान खान का केस ना लगाने के लिए उनको तोहफे में आज चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंफर्म किया जाएगा, ये हमारा ख्याल है। ना कल मिलनी थी, हमें कल का कह के भेजा था, कल भी नहीं मिली है और अभी तक हमारे लॉयर्स ने आज फिर चेक किया, उनको आज भी नहीं मिली है। इमरान खान जेल से कैसे बाहर आ सकते हैं जब तक उनके केसेस में उनको सजा के ऊपर बेल नहीं मिलती है। और ये केस डोगर साहब ने फैसला किया हुआ कि नहीं सुनना, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन थी पिछली हियरिंग के ऊपर 26 तारीख को उन्होंने ये कहा था मैं कल ही आया हूँ, मतलब इतने महीनों के बाद मैं कल ही आया हूँ और मुझे 1 महीना चाहिए तैयारी के लिए। और उस केस के अंदर वो केस है जिसके अंदर हमारे लॉयर, क्या सारे लॉयर कहते हैं ये इतना खराब केस है प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि ये 3 मिनट भी नहीं लगेंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी को उसी वक्त बेल मिल जाएगी। पिछले हफ्ते इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था जब अदालत ने इमरान खान की पार्टी को रिजर्व सीटें देने से इनकार कर दिया था। असल में पाकिस्तान में हर पार्टी को चुनाव में जीती गई सीटों के आधार पर महिलाओं और माइनॉरिटीज की रिजर्व सीटें अलॉट की जाती हैं, लेकिन इमरान खान की पार्टी बिना सिंबल के चुनाव लड़ी थी और चुनाव आयोग से अपने हिस्से की रिजर्व सीटें अपनी सहयोगी पार्टी को देने की मांग कर रही थी, लेकिन अदालत ने इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ की अर्जी खारिज कर दी और अब अलीमा खान ने बयान दिया है कि इमरान खान को पॉलिटिकली फिनिश किया जा रहा है। वहीं अलीमा के इस बयान को शहबाज शरीफ की पार्टी ने इमरान खान की हार का कबूलनामा बताया। पंजाब सूबे की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने कहा कि पहले इमरान खान खुद को पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर बताया करते थे, लेकिन अब तो उनकी सिस्टर ने ही मान लिया कि इमरान खान का कोई सियासी वजूद नहीं बचा। बहन अलीमा खान साहिबा ने खुद ये फरमा दिया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला का ऑनरेबल स्पीकर, अल्लाह ताला का निजाम देखें, आसमान का निजाम देखें। जिनको ऑपोजिशन कहती थी उनके मुखालिफिन कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हो चुका है। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है। इस बीच इमरान खान की वाइफ ने भी जेल में टॉर्चर करने का इल्जाम लगाया है। बुशरा बीवी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने इल्जाम लगाया कि जेल में बुशरा बीवी की तबीयत खराब है, लेकिन न उनको दवाएं दी जा रही हैं, न ठीक से खाना दिया जा रहा है। मरियम रियाज भट्टू ने एक न्यूज चैनल को बताया कि भयंकर गर्मी में भी
बुशरा बीवी को बिना पंखे वाली कोठरी में रखा गया है और उनके साथ आम कैदी से भी बदतर सुलूक किया जा रहा है। मरियम रिवाज भट्टू ने कहा कि बुशरा बीवी के खाने में भी रेत मिली होती है, पानी में मिट्टी मिला दी जाती है। बुशरा की बहन ने कहा कि कुछ दिनों पहले बुशरा बीवी जेल में बेहोश हो गई थी, तो भी डॉक्टर को जेल में जाने की इजाजत नहीं दी गई। इमरान खान की सिस्टर की तरह बुशरा बीवी की बहन मरियम रियाज भट्टू को भी अब मुल्क की अदालतों पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने कहा अगर अदालतें सच में इंसाफ करती तो बुशरा बीवी को कब की जमानत मिल गई होती, लेकिन कोर्ट भी बेल पिटीशन पर सुनवाई नहीं कर रही। कोई न कोई बहाना बनाकर सुनवाई टाल दी जाती है। बुशरा बीवी की बहन ने कहा कि आसिम मुनीर के राज में उन्हें अदालतों से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, अब सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा है। बहनों की बात सही है कि इमरान खान और बुशरा बीवी को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। यह बात भी सही है कि जनरल मुनीर इमरान खान को पॉलिटिकली फिनिश करना चाहते हैं। इस मामले में इस बात में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान पर कौन से केस हैं, क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है या कोर्ट उन्हें बेल क्यों नहीं देती। पाकिस्तान में ये सब बेकार की बातें हैं। वहां कोई सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में सब कुछ फौज के कंट्रोल में है। फौज ने ही इमरान को बनाया, फौज ने ही इमरान को हटाया। आर्मी ने ही इमरान पर केस बनवाए, आर्मी ही अदालतों को कंट्रोल करती है, मन मुताबिक फैसले करवाती है। आज इमरान के साथ जो हो रहा है वो नवाज शरीफ के साथ भी हो चुका है। बस एक फर्क है, जेल जाने के बाद इमरान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएं तो इमरान खान की लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, लेकिन न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। फौज जब तक चाहेगी इमरान को जेल में रखेगी। अगर पब्लिक के रिवोल्ट करने का डर न होता तो अब तक इमरान खान को कब का मरवा दिया गया होता। इसलिए सब कुछ आसिम मुनीर के हाथ में है। इमरान की जिंदगी फील्ड मार्शल की मर्जी पर है। आज विदेश मंत्री जयशंकर ने एक बड़ा खुलासा किया। जयशंकर ने बताया कि 9 मई की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से क्या बात हुई। जयशंकर ने बताया कि उस रात जब जेडी वांस ने नरेंद्र मोदी को फोन किया, उस वक्त जयशंकर भी उसी रूम में मौजूद थे। जयशंकर ने वो पूरी बात सुनी। उन्होंने बताया कि उस बातचीत में जेडी वांस ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा भारत भी इसका करारा जवाब देगा। जयशंकर ने बताया कि पाकिस्तान ने उस रात हमला किया और हमने फौरन रिस्पॉन्ड किया। अगले दिन सुबह मार्को रूबियो ने जयशंकर को फोन किया और कहा कि पाकिस्तान बातचीत के लिए रेडी है। जयशंकर ने अमेरिका में एक टीवी चैनल को ये सारी बातें बताई और कहा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको क्लियरली बता सकता हूं कि उस रात क्या हुआ था। आज जयशंकर ने डिटेल में बताया, हालांकि वो पहले भी बता चुके हैं कि जब अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान फायरिंग रोकना चाहता है तो भारत ने कहा अगर वो रोकेंगे तो हम भी रुक जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम में कहीं टैरिफ की या ट्रेड डील की कोई बात नहीं हुई। इसलिए ये बात आज फिर क्लियर होगी कि सीज फायर पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर हुआ था। इसके बाद जयशंकर ने वॉशिंगटन में क्वाड के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने दोहराया कि आतंकवाद को लेकर भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है और इसके खिलाफ भारत कड़ी कार्रवाई का पूरा अधिकार रखता है। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated, and India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. इससे पहले जयशंकर ने न्यूयॉर्क में भी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला किया था। न्यूयॉर्क में जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से तगड़ा सबक सिखाया, लेकिन आतंकवाद अभी भी खतरा बना हुआ है और पूरी दुनिया को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। असल में यूनाइटेड नेशंस में
भारत के परमानेंट मिशन ने आतंकवाद को एक्सपोज करने के लिए एक एग्जीबिशन लगाई है। इस एग्जीबिशन का नाम ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेरर रखा गया है। इसके जरिए दुनिया को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आम लोगों को आतंकवाद की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें आतंकवाद के शिकार लोगों की तस्वीरों और बयानों और इससे जुड़े दूसरे सबूत रखे गए हैं। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जयशंकर ने किया। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता के सामने बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए इसको लेकर कोई दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को पालने पोसने वाले देशों को भी टेररिस्ट स्टेट ही कहा जाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। Terrorism is one of the gravest threats to humanity. It is the antithesis of everything that the UN stands for: human rights, rules and norms, and how nations should conduct their dealings with each other. When terrorism is supported by a state against a neighbor, when it is fueled by the bigotry of extremism, when it drives a whole host of illegal activities, it is imperative to call it out publicly. 5 weeks ago, the United Nations Security Council issued a strong condemnation of a particularly horrific act of terrorism in Pahalgam. It demanded that its perpetrators be held accountable and brought to justice. We have since seen that happen. What that response underlines is a larger significance of the message of zero tolerance for terrorism. The world must come together on some basic concepts: no impunity to terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. Any state sponsorship must be exposed and must be countered. By now, we know well that terrorism anywhere is a threat to peace everywhere. Let that understanding guide our collective thinking and response. एस जयशंकर की सारी बातें सुनकर एक बात तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो दावा करें, हथियार डालने की, युद्ध रोकने की रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से आई थी। पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का यह ऑफर जयशंकर को बताया। भारत ने कहा अगर वो फायरिंग रोकेंगे तो हम भी रोक देंगे, लेकिन भारत ने फाइनल फैसला तभी लिया जब पाकिस्तान ने डीजीएमओ से फॉर्मल रिक्वेस्ट करवाई। इतनी गड़बड़ जरूर हुई कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज ये अनाउंस कर पाती, उससे पहले ट्रंप ने ट्वीट करके सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। दूसरी बात, जयशंकर ने यह क्लियर कर दिया कि भारत आतंकवाद के साथ अब कोई रियायत नहीं बरतेगा। अब पाकिस्तान न्यूक्लियर बम की धमकी देकर भारत को ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा और आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाले को लेकर डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में खड़े होकर इतनी बात कहना काफी है। आगे बढ़ते हैं। आज 3 अलग अलग राज्यों से नेताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें आई, मारपीट की तस्वीरें। ओडिशा में बीजेपी के पार्षद ने एक कमिश्नर को पीट दिया। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के मंत्री एनएचएआई के अफसर को बुरी तरह मारते दिखाई दिए। यूपी में कानपुर में बीजेपी विधायक ने आईपीएस अफसर को रौब दिखाने की कोशिश की। सबसे पहले आपको ओडिशा की तस्वीरें दिखाता हूं। वाकया राजधानी भुवनेश्वर का है। भुवनेश्वर के नगर निगम ऑफिस में जन सुनवाई चल रही थी। एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू लोगों की परेशानियां सुन रहे थे। इसी दौरान भुवनेश्वर के वार्ड नंबर 29 के बीजेपी पार्षद जीवन राउत अपने सपोर्टर्स के साथ वहां पहुंचे और सीधे एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू से पूछा, उन्होंने बीजेपी के एक नेता से बदतमीजी क्यों की। एडिशनल कमिश्नर साहब ने कहा उन्होंने किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की। इतना सुनते ही बीजेपी पार्षद जीवन राउत आग बबूला हो गए और एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू का गिरबान पकड़ा और घसीटते हुए ऑफिस से बाहर ले आए और फिर उनकी जमकर पिटाई की। इतने से भी मन नहीं भरा तो सरकारी अफसर को जबरदस्ती एक गाड़ी में बिठाकर किडनैप करने की कोशिश की गई। बीजेपी के पार्षद
और उसके सपोर्टर काफी देर तक एडिशनल कमिश्नर को पीटते रहे और इन लोगों का खौफ इतना था कि मौके पर मौजूद नगर निगम के किसी कर्मचारी ने एडिशनल कमिश्नर को बचाने की कोशिश भी नहीं की। एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू ने किसी तरह बीजेपी पार्षद के चंगुल से बचकर अपनी जान बचाई। इसके बाद तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौके से भाग गए। बाद में रत्नाकर साहू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फौरी कदम उठाते हुए पार्षद जीवन राउत के साथ उनके समर्थकों रश्मि महापात्रा और देवाशीष प्रधान को अरेस्ट कर लिया। एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने उन्हें बेवजह पीटा, उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। आज तो ग्रीवांस चलता सोमवार जेहेतु अच्छी मु ग्रीवांस सोमवार को शिकायत सुनी जाती है तो शिकायत सुनने का सेशन चल रहा था। कमिश्नर सर नहीं थे, इसीलिए मैं शिकायतें सुन रहा था। ये सेशन खत्म होने वाला था, तभी लगभग 11:30 बजे कॉर्पोरेटर जीवन राउत अपने कुछ लोगों के साथ अंदर आए। मैंने सोचा कि शायद कोई शिकायत देने ही अंदर आए हैं। अंदर आते ही जीवन बाबू ने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया कि आपने जगह को क्या कहा है। मैंने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं कहा उनके बारे में। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने उनके साथ बदतमीजी की है और मैंने इस बात से इनकार किया। इतने में जिन लोगों को मैं सोच रहा था कि वो शिकायत दर्ज कराने आए हैं, उन्होंने मुझसे बहस करनी शुरू कर दी और उन्होंने मुझे जबरदस्ती खींचकर कार में बिठाने की कोशिश की। उन्होंने मुझे जबरदस्ती कहा कि आप चलिए, आप चलिए। उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की भी की। वो मुझे मुक्के मारकर कार में बैठाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे, पर मैं नहीं बैठा। इस तरह दफ्तर में एक अफसर की सरेआम पिटाई से ओडिशा प्रशासन सर्विस के अधिकारियों और कर्मचारियों में बेहद नाराजगी है। उन्होंने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से क्या बातचीत के बाद अधिकारियों ने हड़ताल तो रद्द कर दी, लेकिन आज ओएस एसोसिएशन के सभी अधिकारियों ने इस घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, काली पट्टी बांधकर विरोध जताया, जिससे कई घंटों तक सरकारी दफ्तरों में काम ठप रहा। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाया। भुवनेश्वर नगर निगम की मेयर और बीजेडी नेता सुलोचना दास ने कहा, बीजेपी के राज में ओडिशा में अराजक स्थिति पैदा हो गई है। बीजेपी के नेता सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। एक सीनियर ऑफिसर को ऑफिस के अंदर, जो कि वो सीनियर ऑफिसर भी ड्यूटी पे थे, तो उनको अटैक करना, ये तो कोई भी समाज में ये ग्रहणीय नहीं है। कोई नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा ये। तो इसमें ये क्या मतलब वो दिखा रहे हैं? ये दिखा रहा है कि लॉलेसनेस जो कि अभी सिटी में चल रहा है, अभी कोई भी से खुद को फील नहीं कर रहा है। हालांकि पुलिस पहले ही बीजेपी के पार्षद और उसके सपोर्टर्स को अरेस्ट कर चुकी है। गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है, लेकिन इसके बाद पार्टी ने भी पार्षद के खिलाफ एक्शन लिया। बीजेपी ने पार्षद जीवन राउत और उनके 4 समर्थकों रश्मि रंजन महापात्र, देवाशीष प्रधान, सच्चेकांत स्वाई और संजीव मिश्रा को पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया और पार्टी की तरफ से सभी नेताओं को चेतावनी दी गई है कि कोई इस तरह की हरकत न करे, कानून अपने हाथ में न ले, वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह का वाकया हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। सुखविंदर सुक्खू सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की सरेआम पिटाई कर दी। घटना हिमाचल प्रदेश के ढल्ली थाना इलाके की है, जहां एनएचएआई एक 4 लेन हाईवे बना रहा है। यह इलाका अनिरुद्ध सिंह की विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। भारी बारिश की वजह से इस विधानसभा क्षेत्र में कसुमपट्टी के फट्टाकुफर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। बिल्डिंग के मालिक ने आरोप लगाया कि एनएचएआई इस इलाके में 4 लेन हाईवे बना रहा है। हाईवे के लिए बड़े पैमाने पर खुदाई हुई है, जिसके कारण उसका घर गिर गया। शिकायत मिलने के बाद अनिरुद्ध सिंह अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को तलब किया।
NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर अचल जिंदल और इंजीनियर योगेश ने मंत्री महोदय को बताया कि जो बिल्डिंग गिरी है वो हाईवे से 30 मीटर की दूरी पर है, इसलिए ये NHAI के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बिल्डिंग गिरने से NHAI का कोई लेना देना नहीं है। बस इतना सुनते ही मंत्री जी भड़क गए। अनिरुद्ध सिंह ने पहले NHAI के अधिकारियों से गाली गलौज की, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर अचल जिंदल की पिटाई करने लगे। जब इंजीनियर योगेश ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो अनिरुद्ध सिंह ने उनको भी बुरी तरह पीटा। NHAI के अफसरों की शिकायत पर पुलिस ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इस घटना को लेकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सख्त नाराजगी जाहिर की। गडकरी ने कहा, इस तरह की हरकत न सिर्फ कानून के खिलाफ है, लोगों की सुरक्षा को खतरा है, बल्कि संवैधानिक पद की मर्यादा की तौहीन भी है। गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से बात करके अफसरों की पिटाई करने वाले मंत्री के खिलाफ एक्शन और NHAI के कर्मचारियों की सुरक्षा इंश्योर करने को कहा है। NHAI के चेयरमैन संतोष यादव ने भी हिमाचल प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर इस घटना की डिटेल इंक्वायरी कराने और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। हिमाचल में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की। जो मंत्री उस सरकारी घटना में शामिल था जहां मारपिटाई की गई, मंत्री ने स्वयं अपने हाथों से की है, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। और बताया जा रहा है कि मीडिया के लोगों ने बचाने की कोशिश की, मीडिया वालों को कैमरे रोक दिए गए। कांग्रेस की सरकार के कारनामों का यह दौर लगातार इस प्रकार से घटित हो रहा है, जहां इनके नेता, इनके मंत्री, इनके विधायक ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो कभी हिमाचल प्रदेश ने न पहले सुनी न कभी देखी थी। और अगर ऐसा है तो मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री को कार्रवाई करके उनको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। सत्ता की धौंस दिखाने का एक वीडियो कानपुर से भी आया। कानपुर में बीजेपी के MLC अरुण पाठक IPS अफसर से उलझ गए। असम में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आर्मी और पॉलिटिशियन 11 के बीच एक फ्रेंडली मैच हुआ। कानपुर से बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। मनोज तिवारी, दानिश आजाद समेत बीजेपी के कई नेता और मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मैच को देखने के लिए बीजेपी MLC अरुण पाठक भी ग्रीन पार्क पहुंचे। अरुण पाठक अपने सुरक्षा कर्मी को हथियार के साथ स्टेडियम में अंदर ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी। नियमों का हवाला दिया। इसी बात पर MLC साहब भड़क गए। एक लेडी अफसर अरुण पाठक को समझा रही थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए एडिशनल CP अंजलि विश्वकर्मा बीच में आई। उन्होंने जूनियर अफसर से कहा कि MLC पाठक से वो एक बार पहले भी डील कर चुकी हैं, इसलिए वो उनसे बात करेंगे। नहीं आप मुझसे बात करिए। मैं ये वेपन पता है आपको? ये वेपन पता है आपको? आप हमें दबिए पहले, मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना, बीच में बताइए। आप सामने से आ गए आप नहीं, आप मुझसे कहिए। मैं जो यहाँ पे नियम कायदे करूँ तो आप सीधे मत कहिए, ठीक है? आप निकालते हैं डीलर लेकर चुकी है, कोई डीलर नहीं है। आप लोग नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आपसे, ये अपने पैर रखिए। हमसे क्या डील कर चुके होंगे आप भाई? हमसे क्या डील किया होगा? क्या डील किया आपने बताइएगा? आपने क्या डील किया मुझसे? क्या डील किया मुझसे? डील क्या केवल मुझे बताइए ना, क्या डील किया? क्या डील किया? जैसे IPS अफसर ने कहा कि वो पहले भी MLA साहब को डील कर चुकी हैं, तो अरुण पाठक ने डील शब्द को पकड़ लिया। फिर इस बात को लेकर बार बार हंगामा करते रहे। वो बार बार अंजलि विश्वकर्मा से सवाल करते रहे, वो ये बताएं उन्होंने कब उनसे डील किया। इस बीच बीजेपी नेताओं की भीड़ बढ़ गई तो IPS अंजलि विश्वकर्मा मौके से चली गई, लेकिन अरुण पाठक हंगामा करते रहे। डील क्या किया है? मैडम
खत्म करके चले आगे, फिर आप नीचे उतर के आ गए, आप बीच लगा अरे डील क्या किया? मैं डील पूछ रहा हूँ, आपने मुझसे क्या किया? बताइए ना मैम। वो तो वहां उतर के चले आप, ठीक है तो मैं करी किया नीचे जाओ भाई, आप नहीं कौन है? डील क्या किया? नेताजी बार बार पुलिस अफसर से पूछ रहे थे वो कौन सी डील की बात कर रही हैं। इसका जवाब भी मिल गया। असल में 1 महीने पहले 30 मई को कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में एमएलसी अरुण पाठक पहुंचे थे और उस वक्त भी उन्होंने अपने गनर के साथ ही अंदर जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने रोका तो 30 मई को भी इन माशे में इसी तरह का हंगामा किया था। उस वक्त भी आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया था। इसीलिए आज अंजलि विश्वकर्मा ने कहा उन्होंने अरुण पाठक को पहले भी डील किया था, उनसे बात करती हैं। लेकिन अरुण पाठक ने इसी बात को मुद्दा बनाकर हंगामा किया। असली बात कि वो गनर को साथ ले जाना चाहते थे पीछे रह गई। अफसरों के साथ मारपिटाई और बहसबाजी के तीनों मामले स्थानीय नेताओं द्वारा अपनी दादागिरी दिखाने के हैं, अपने सपोर्टर्स के सामने अपना बाहुबल शो ऑफ करने के हैं। पार्षद, एमएलए, मंत्री अफसरों को डांटकर, उन पर हाथ उठाकर अपनी अहमियत साबित करते हैं और यह बरसों से होता आया है। पहले ये मामले रफा दफा हो जाते थे, अब नेताओं की हरकत मोबाइल में कैद हो जाती है, वीडियो फुटेज न्यूज चैनल्स के पास पहुंच जाती है। इसलिए पार्टियों को एक्शन लेना पड़ता है। वजह जो भी हो, जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं उनका अफसर पर हाथ उठाना एक गुनाह है और इसको लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। नेताओं की गुंडागर्दी की खबर आज महाराष्ट्र से भी आई। यहां मामला कुछ और था। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसे मराठी नहीं आती। यह घटना मुंबई के मीरा रोड इलाके की है। मीरा रोड में एक मिठाई की दुकान पर एमएनएस के कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने पानी की बोतल मांगी, पर जब स्टाफ ने पूछा छोटी बोतल चाहिए या बड़ी बोतल, इस पर एमएनएस के कार्यकर्ता भड़क गए, कहा मराठी में बोलो। इसे लेकर बात बढ़ गई तो एमएनएस के लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद ये लोग दुकान के मालिक के पास पहुंचे, उससे कहा यहां रहना है, दुकान चलाना है तो मराठी में ही बोलना पड़ेगा। महाराष्ट्र में मराठी बोलना कंपलसरी है। दुकानदार ने कहा कि महाराष्ट्र में तो सब भाषाएं चलती हैं। बस ये लोग भड़क गए और दुकानदार पर टूट पड़े। कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना, इतना मालूम है? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। कौन सी भाषा? कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना, इतना मालूम है? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। कौन सी भाषा? एमएनएस के कार्यकर्ता तो मारपीट करके निकल गए। इसके बाद दुकानदार पुलिस के पास गए, मामले की जानकारी दी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी गुंडागर्दी करने वाले अपने कार्यकर्ताओं के सपोर्ट में खड़ी हो गई। एमएनएस के नेताओं ने कहा जो महाराष्ट्र में रहकर मराठी नहीं बोलेगा उसे ऐसे ही सबक सिखाया जाएगा। मुंबई में मराठी को लेकर हुई मारपीट की इस घटना का सभी पार्टियों ने विरोध किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी तो आनी चाहिए, मराठी में बात करने के लिए कहना गलत नहीं है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराजे देसाई ने कहा महाराष्ट्र में मराठी भाषा स्वाभिमान का मुद्दा है, सबको मराठी सीखनी चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी के साथ मारपीट की जाए ये ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो सरकार इसकी इंक्वायरी करेगी। किसी को भी मारपीट करने की जरूरत नहीं है।
और मैं तो ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको पहले स्थानिक हमारी मराठी भाषा है, उनको मराठी भाषा आनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, महाराष्ट्र में मराठी सक्ति की है। इसीलिए जो भी इधर काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनका उधर निर्वाह का साधन है, उन्होंने मराठी सीखनी चाहिए। बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने भी कहा कि बीजेपी मराठी की कट्टर समर्थक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी भाषा का अपमान किया जाए। इसलिए जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मराठी की कट्टरता, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, इसमें प्रखरता, ये हमारी भूमिका है। हम मराठी के लिए बहुत कट्टर है, लेकिन अन्य भाषा या भाषिक का अपमान ये हमें मान्य नहीं है। कानून व्यवस्था और सरकार ऐसी कोई घटना होगी तो उसके ऊपर कड़े कदम उठाएगी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि राज ठाकरे की पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी की, मराठी के नाम पर एक बेगुनाह को पीटा। लेकिन नेताओं की मजबूरी देखिए, कोई भी इस घटना की साफ साफ और कड़े लफ्जों में निंदा नहीं कर रहा। सारे नेता ये तो कह रहे हैं कि मराठी के नाम पर मारपीट नहीं होनी चाहिए, इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि एक्शन कब होगा? वीडियो में मारपीट करने वाले साफ दिखाई दे रहे हैं, फिर अब तक उन्हें पहचाना क्यों नहीं गया, पकड़ा क्यों नहीं गया? मुझे लगता है इस तरह की हरकत करने वाले किसी भी पार्टी के हों, किसी भी संगठन के हों, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग समाज के दुश्मन हैं। कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर समाज में दूरियां पैदा करते हैं। और एमएनएस के कार्यकर्ता तो बार बार इस तरह की हरकतें करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, लोगों को धमकियां देते हैं, पीटते हैं, तो उन्हें सबक तो सिखाना चाहिए। अब खबर कर्नाटक से, जहां लीडरशिप में बदलाव के लिए कांग्रेस में अंदरूनी कलह मची है। हालांकि आज कांग्रेस हाईकमान ने क्लियर कर दिया कि फिलहाल कर्नाटक में कोई बदलाव नहीं होगा, सिद्धारमैया ही चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पार्टी फोरम पर अपनी बात कहे, वरना एक्शन के लिए तैयार रहे। असल में डीके शिव कुमार के सपोर्टर सिद्धारमैया की जगह उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के 3 सीनियर विधायकों ने सिद्धारमैया की सरकार के खिलाफ करप्शन के इल्जाम लगाए हैं, मुख्यमंत्री बदलने की मांग की है, और इसके बाद दिल्ली से रणदीप सुरजेवाला को बेंगलुरु भेजा गया। सुरजेवाला कर्नाटक के इंचार्ज हैं। उन्होंने आज कांग्रेस के कुछ विधायकों से 1-to-1 बातचीत की, विधायकों को भरोसा दिलाया कि पार्टी उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेगी और दूर करेगी, लेकिन कोई पब्लिकली बयानबाजी नहीं करेगा, जिसको जो कहना है पार्टी के भीतर कहे। इसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने डीके शिव कुमार के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दावा किया कि कर्नाटक कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, कोई संकट नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, विधायकों से बातचीत आम बात है, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए ये मीटिंग्स हो रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि सुरजेवाला से किसी ने नहीं पूछा कि कर्नाटक में लीडरशिप चेंज हो रही है या नहीं, लेकिन सुरजेवाला ने खुद ब खुद कहा बहुत से लोग पूछ रहे हैं, इसलिए वो क्लियर कर देते हैं कि सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। फिलहाल कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। Some of you also asked me one more question. आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आप नेतृत्व परिवर्तन को लेकर विधायकों की राय ले रहे हैं। मैंने कल भी इसका जवाब दिया था, आज फिर इसका जवाब दे रहा हूं। एक शब्द में इसका जवाब है नहीं। मेरी विधायकों को यह नसीहत है कि अगर उन्हें कोई परेशानी है, बजाय मुद्दा उठाने के जो मुद्दा ही नहीं है उसे उठाना। जैसे अगर अभिषेक दत्त से मेरे मतभेद हैं, मैं उनके साथ हिसाब बराबर करना चाहता हूं। हिसाब बराबर मत कीजिए, उसे हेड ऑफ द फैमिली के सामने उठाइए। पार्टी में परिवार के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष हैं और सरकार में चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया। सुरजेवाला को इतनी डिटेल में सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि BR पाटिल, राजू कागे और इकबाल हुसैन जैसे सीनियर कांग्रेस एमएलए लगातार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर अटैक कर रहे हैं। सिद्धारमैया की जगह डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने की डिमांड कर रहे हैं। इसीलिए आज रणदीप सुरजेवाला ने इन विधायकों के साथ मीटिंग की, उन्हें समझाया, सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी से बचने की हिदायत दी। इसका थोड़ा बहुत असर दिखाई दिया। BR पाटिल और राजू कागे ने तो सिद्धारमैया की सरकार पर करप्शन और उनके इलाकों के लिए फंड का एलोकेशन न होने के इल्जाम लगाए थे, लेकिन आज सुरजेवाला से मिलने के बाद
BR पाटिल का रुख थोड़ा बदला। पाटिल ने कहा उन्होंने अपनी बात कांग्रेस लीडरशिप को बता दी है, अब फैसला हाईकमान करेगा, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं कहना। सुरजेवाला साहब से जो कुछ भी बोलना था मैं उनके सामने बोल दिया हूँ। वो सुने मेरे सारे बातें, अभी नोट भी कर लिए है। वो क्या करेंगे उनको छोड़ दिए। क्या इंस्ट्रक्शंस क्या दिया है सर? आपने इंस्ट्रक्शंस दिया है कि पब्लिक में बात नहीं करना है, ऐसा कुछ बोला है सर? नहीं दिया। आपने अपने मन की बात, अरे दिल की बात भी नहीं, मन की बात भी नहीं। जो कुछ भी कहना था कह दिया। लेकिन कांग्रेस के दूसरे विधायक इकबाल हुसैन के तेवरों में कोई फर्क नहीं पड़ा। इकबाल हुसैन ने कहा अगर कांग्रेस को कर्नाटक में अगला चुनाव जीतना है तो DK शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। पार्टी ने सिद्धारमैया को बहुत वक्त दे दिया, अब DK शिवकुमार को आगे करने का वक्त आ गया है। इकबाल हुसैन ने दावा किया कि फिलहाल कोई कुछ भी कहे, लेकिन 2 महीने के भीतर सिद्धारमैया को हटा दिया जाएगा और DK शिवकुमार ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। 200% वो बनाएंगे। Within 2 months, he will be the chief minister. If party wanted to survive, if we wanted to see Congress party on power in 2028, God promise, we need a change. We have given sufficient time for him. Last period also, full time he was the chief minister. This time also we have given an opportunity. High Command has given opportunity for 2.5 years. So Shivkumar was given a wonderful contribution to the party to build the party, to bring this number. He has struggled a lot. His efforts were so much. Is the right time to give him as a chief minister to get on to power Congress government in 2028. It is an opinion of most of the MLAs. इकबाल हुसैन DK शिवकुमार के करीबी हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस के 100 से ज्यादा विधायक DK को मुख्यमंत्री बनाने के फेवर में हैं। पार्टी को विधायकों की आवाज सुननी चाहिए। इसके बाद DK शिवकुमार खुद सामने आए। DK शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसलिए उन्होंने इकबाल हुसैन को शो कॉज नोटिस भी जारी किया। इसके बाद शिवकुमार ने कहा वो अपनी बात रखने में खुद सक्षम है, किसी विधायक को उनके लिए बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी विधायक ने पार्टी फोरम के बाहर बात की तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। Let anyone tell, I don't want any recommendation of my any legislators or anything. जिसे जो कहना है कहे, मुझे अपने विधायकों की सिफारिश की जरूरत नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है कि पार्टी ठीक से चले, पार्टी में अनुशासन रहे। अब लड़ाई का वक्त है, लोकल बॉडी के चुनाव करीब है। मेरा ये एजेंडा है, इसलिए पार्टी का काम सबको देखना चाहिए। हर असेंबली एरिया में एक मंदिर होना चाहिए, ये मेरा एजेंडा है। 80-90 मंदिर अभी पाइपलाइन में हैं, अभी 10-15 बाकी हैं। इसके बाद हमारे नेता शिलान्यास करने आएंगे। मैं आपको बता दूं कि विधायकों की बैठक बदलाव के लिए नहीं थी। मैं यहां बदलाव के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस में कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक ही ग्रुप है जिसका नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरे लिए बोले। अगर कोई विधायक ज्यादा बोलेगा तो पार्टी हाईकमान उस पर कार्रवाई करेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे समर्थन दे या मेरे लिए आवाज उठाए। किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे पास आए, हम उससे बात करके सुलझा लेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार DK शिवकुमार की मेहनत से बनी। DK शिवकुमार बुरे वक्त में पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे, लेकिन सिद्धारमैया राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। उन्होंने चुनाव से पहले सारी गोटियां सेट कर ली थी, अपने सपोर्टर्स को टिकट दिलवाए, फिर ज्यादा MLAs के सपोर्ट का दावा करके चीफ मिनिस्टर बन गए। ये बात सब जानते हैं। ऐसे मौकों पर कांग्रेस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का लॉलीपॉप थमाती है, 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बनाने का वादा करती है। यह काम पहले राजस्थान में सचिन पायलट के साथ हुआ और फिर कर्नाटक में DK शिवकुमार के साथ हुआ। चूंकि सिद्धारमैया पिछड़े वर्ग से आते हैं, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए पिछड़े वर्ग के नेता को हटाकर उसकी जगह फॉरवर्ड कम्युनिटी के लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाने का रिस्क कांग्रेस नहीं लेना चाहती।
इसलिए अब डीके को कुछ महीने इंतजार करने को कहा गया है और डीके के पास भी इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप और बिलियनियर एलन मस्क के बीच एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ गई है। एलन मस्क ने कहा कि अगर सीनेट में बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो जाता है तो 24 घंटे के भीतर नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे। असल में डोनाल्ड ट्रंप के एम्बिशियस बिग ब्यूटीफुल बिल पर अमेरिकी सीनेट में वोटिंग चल रही है। मस्क इस बिल को अमेरिकी जनता और अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदेह बता रहे हैं। जैसे ही सीनेट में बिल पर वोटिंग शुरू हुई तो एलन मस्क ने ट्वीट किया, जो सेनेटर इस बिल के सपोर्ट में वोट देगा वो चुनाव में उसको हराने के लिए काम करेंगे, उसके विरोधी को फंड करेंगे। मस्क ने कहा, जिस तरह डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी मिलकर अमेरिका को बर्बाद कर रही हैं, उसके बाद अमेरिका को एक नई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है और जैसे ही ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल पास होगा वो अमेरिका पार्टी के नाम से एक नया दल बनाएंगे और बिल के सपोर्ट में वोट करने वालों के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे। मस्क के ट्वीट पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी तीखा रिएक्शन दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि एलन मस्क अमेरिकी सरकार की सब्सिडी पर पलते हैं और जैसे ही उनके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे तो मस्क को बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अपने मुल्क साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा। मस्क और ट्रंप के बीच ये जंग पिछले महीने इसी बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर शुरू हुई थी। हालांकि बाद में मस्क ने प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ अपने बयानों पर अफसोस जताया था, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क अगर नहीं माने तो वो उसी डॉग डिपार्टमेंट को मस्क के पीछे लगा देंगे जिसकी कमान कभी मस्क के हाथ में थी। ट्रंप ने कहा कि मस्क अगर नहीं सुधरे तो उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो नाराज हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मैंडेट हाथ से निकल रहा है और इसीलिए वो बेहद अपसेट हैं। लेकिन उनको इससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एलन मस्क को इससे भी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और सबको इलेक्ट्रिक कारें क्यों लेने की मजबूरी हो? कौन इलेक्ट्रिक कार लेना चाहता है? हो सकता है कि हमें मस्क के पीछे DOGE को लगाना पड़े। आपको पता है ना कि DOGE क्या है? DOGE एक राक्षस है जिसको एलन मस्क के पीछे लगाना होगा और वो जाकर मस्क को खत्म कर देगा। वो बहुत सी सब्सिडी हासिल करते हैं। मस्क और ट्रंप के झगड़े को लेकर यह नहीं कहा जा सकता कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, क्योंकि ये दोनों कभी दोस्त तो थे ही नहीं। दोनों के बीच में एक अरेंजमेंट था, एक डील थी और इस डील का टूटना तय था क्योंकि दोनों के दोनों बहुत हाई हेडेड हैं। कजाकिस्तान में पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का और नकाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा, अगर लोग ट्रेडिशनल कजाक ड्रेस पहनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का और नकाब पहनकर चेहरा छुपाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। कजाकिस्तान 5वां सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसने पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का और नकाब बैन किया है। कजाकिस्तान की 70% आबादी मुस्लिम है, लेकिन वहां की सरकार ने इस्लामिक कट्टरपंथ को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। कजाकिस्तान से पहले किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी अपने यहां ऐसे लिबास पहनने पर रोक लगा चुके हैं जिनमें चेहरा छुपता हो। उज्बेकिस्तान में नकाब पहनने पर $250 से ज्यादा का जुर्माना लगाया जाता है। किर्गिस्तान में पुलिस लोगों को नकाब और बुर्का पहनने से रोकने के लिए सड़कों पर गश्त लगाती है। ताजिकिस्तान की सरकार ने अपने नागरिकों से कहा कि वो ऐसा लिबास न पहने जो ट्रेडिशनल ताजिक कल्चर से अलग हो। सेंट्रल एशिया के सभी देश मुस्लिम मेजॉरिटी वाले हैं, लेकिन ये देश अपनी पुरानी पहचान को बचाए रखने और इस्लामिक कट्टरपंथ को रोकने के लिए बुर्के और नकाब पर बैन लगा रहे हैं। कजाकिस्तान में 70% आबादी मुसलमानों की है, फिर भी वहां की सरकार ने सुरक्षा के लिए बुर्का और नकाब पहनने पर पाबंदी लगा दी क्योंकि इससे चेहरा छुपता है। कई बार अपराधी बुर्का पहनकर पुलिस को चकमा देकर निकल जाते थे। बड़ी बात है कि सरकार के इस फैसले का कजाकिस्तान के लोगों ने स्वागत किया।
सरकार के इस फैसले को सिक्योरिटी के लिहाज से जरूरी माना और कहा सुरक्षा पहले है, बाकी चीजें बाद में।